पीआरजीआई ने अखबार और पत्रिकाओं के तेज और आसान पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर है प्रेस सेवा। भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यानी पीआरजीआई ने प्रेस सेवा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म अखबार और पत्रिकाओं के पंजीकरण को आसान और तेज बनाता है। अब से आवेदन की जांच और स्वीकृति डिजिटल माध्यम से होगी। साथ ही निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकेगी। इसके अलावा बिचौलियों और देरी की समस्याओं का समाधान होगा और 60 दिनों में कोई प्रतिक्रिया न आने पर आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। प्रकाशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन, स्पष्टीकरण और स्थिति अपडेट मिल सकेगा। इस पोर्टल से डेटा सुरक्षा, लागत बचत और बिचौलियों से मुक्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में हेल्पलाइन सेवा से प्रकाशकों को वास्तविक समय सहायता मिल सकेगी। साथ ही इस पोर्टल से छोटे, क्षेत्रीय और डिजिटल प्रकाशकों को विशेष लाभ होगा। यह पहल डिजिटल इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और पारदर्शी शासन प्रणाली से जुड़ी है। सभी प्रिंट मीडिया हितधारकों के लिए समयबद्ध और निष्पक्ष पंजीकरण संभव हो सकेगा। लोकसभा ने नए भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम की स्थापना कहाँ करने की मंजूरी दी? इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी। लोकसभा ने नए भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम की गुवाहाटी में स्थापना की मंजूरी दी। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया, जिससे असम के गुवाहाटी में नया आईआईएम स्थापित किया जा सकेगा। यह कदम पूर्वोत्तर में प्रबंधन शिक्षा का विस्तार करने और लंबे समय से क्षेत्रीय मांग पूरी करने के तहत किया गया। इस विधेयक के तहत आईआईएम गुवाहाटी को राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों की सूची में शामिल किया गया और 550 करोड़ का वित्तीय अनुदान भी मिलेगा। गुवाहाटी पूर्वोत्तर का प्रमुख शैक्षिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। आईआईएम गुवाहाटी क्षेत्र के युवाओं को अब समान अवसर और गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा उन्हीं के क्षेत्र में मिल सकेगी। यह संस्थान क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा और निवेश एवं प्रतिभा आकर्षित करेगा। भारत में अब तक 21 आईआईएम हैं, जो वैश्विक स्तर पर प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। आईआईएम गुवाहाटी से पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रबंधन शिक्षा मजबूत होगी। दूर दराज और जनजातीय युवाओं को भी इससे अवसर मिलेगा। इसके अलावा नई नौकरियों का सृजन, शोध, नवाचार, उद्यमिता और स्थानीय व्यापार को प्रबंधन ज्ञान से मदद मिलेगी। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? इसका करेक्ट आंसर है 5.2%। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.2% रही। इसका मुख्य कारण रहा ग्रामीण भारत में रोजगार वृद्धि, खासकर कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह सेवा क्षेत्र में अग्रणी रहा। भारत का कुल श्रम बल भागीदारी दर 54.9% रही, जिसमें ग्रामीण में यह दर 57.1% रही। वहीं शहरी क्षेत्रों में 50.6% रही। भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात कुल 52% रहा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 54.4%, वहीं शहरी क्षेत्र में 47.1% रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के क्षेत्र में पुरुषों में 55.3% और महिलाओं में 71.6% दर रही। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी या तनख्वाह दर पुरुषों में 47.5% और महिलाओं में 55.1% रही। वहीं महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो महिलाओं में ये 31.6% और पुरुषों में 73.1% रहा, जो लैंगिक अंतर स्पष्ट करता है। इस सर्वेक्षण ने रोजगार भागीदारी में लगातार लैंगिक अंतर को रेखांकित किया है। यह अंतर संरचनात्मक चुनौतियों को दर्शाता है, जैसे औपचारिक नौकरियों तक सीमित पहुंच, सांस्कृतिक बाधाएं और महिलाओं के लिए असमान अवसर।
नया आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLSF 2025 मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रोजगार आंकड़े देता है। वहीं नीतिगत दृष्टि से ग्रामीण लचीलापन, शहरी सेवा क्षेत्र पर निर्भरता, महिलाओं की कम भागीदारी पर ध्यान, डेटा आधारित त्वरित निर्णय इस आंकड़े में स्पष्ट दिखाई देते हैं। वेनेरा डी मिशन किस ग्रह की खोज से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है शुक्र। वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह की खोज से संबंधित है। यह मिशन रूस द्वारा 2034 से 2036 के बीच शुक्र ग्रह की खोज में लौटेगा। इस मिशन में लैंडर, ऑर्बिटर और गुब्बारा जांच यान शामिल होंगे। यह रूस की दशकों बाद अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण में वापसी और सोवियत वेनेरा कार्यक्रम का पुनरुद्धार होगा। इस मिशन का डिज़ाइन जनवरी 2026 से शुरू होगा और इसकी अवधि लगभग 2 साल होगी। वेनेरा डी में डी का मतलब है दीर्घजीवी यानी लॉन्ग लिव्ड। इस मिशन का उद्देश्य होगा शुक्र ग्रह का वातावरण, सतह और जलवायु तंत्र का गहन अध्ययन, और साथ ही इसका लैंडर सतह की संरचना, तापमान, दाब और मिट्टी का विश्लेषण करेगा और इसका ऑर्बिटर उच्च रिजोल्यूशन चित्र और वातावरण संबंधी डेटा एकत्र करेगा। वहीं इसका गुब्बारा यान शुक्र की ऊपरी वातावरण में तैरते हुए इसका तापमान, हवा और रासायनिक संरचना को मापेगा। इसका प्रक्षेपण रूसी रॉकेट द्वारा वर्ष 2034 से 36 के बीच किया जाएगा और इस मिशन के तहत लक्ष्य होगा वायुमंडलीय गति, बादलों की रासायनिक प्रक्रिया, ज्वालामुखी गतिविधियाँ, जलवायु विकास और संभावित जीवन के संकेत को तलाशना। SBI ने किस प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू किया है? इसका करेक्ट आंसर है IMPS। SBI ने 15 अगस्त 2025 से ऑनलाइन IMPS ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू किया है। यह शुल्क 25,000 रुपये से अधिक लेन देन पर मामूली शुल्क लगेगा, जिसके तहत 25,001 रुपये से लेकर 1 लाख तक के बीच ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये प्लस GST लगेगा। इसके अलावा 1 लाख से 2 लाख के ट्रांजैक्शन पर 6 रुपये साथ ही GST। इसके अलावा 2 लाख से 5 लाख रुपये तक 10 रुपये साथ ही GST लगेगा। यह शुल्क केवल इंटरनेट बैंकिंग, योनो और मोबाइल बैंकिंग पर लागू होगा। शाखा आधारित IMPS या कुछ विशेष खातों पर इसमें छूट रहेगी। इस शुल्क छूट वाले ग्राहक हैं सैलरी पैकेज, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम या रोडियम लेवल वाले खाते, सरकारी विभाग और वैधानिक निकाय। कॉरपोरेट खातों के लिए यह शुल्क 8 सितंबर 2025 से लागू होगा। IMPS सुविधा ये 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र की सुविधा देता है और यह P2P, बिल और ऑनलाइन खरीदारी में उपयोगी है। इस कदम का उद्देश्य है डिजिटल भुगतान लागत वसूलना और बार बार बड़े लेन देन रोकना, सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार में तालमेल रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इनमें से किस विधेयक को मंजूरी दी? इसका करेक्ट आंसर है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को मंजूरी दी। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देगा, जबकि पैसे वाले ऑनलाइन गेम और जुआ को अपराध घोषित किया है। इसके तहत नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक गेमिंग पर निगरानी करेगा। इस विधेयक से ई-स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी गतिविधि मानकर गेमिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसमें भागीदारी, प्रोत्साहन या प्रचार भी दंडनीय होगा। वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञानों पर रोक लगाई गई है और सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स को दंड का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत बैंकों और डिजिटल माध्यमों से अवैध धन हस्तांतरण पर रोक लगेगी और भुगतान गेटवे की कड़ी निगरानी होगी। इस विधेयक के तहत अधिकारियों को तलाशी, जब्ती और जांच की शक्तियां प्राप्त हैं
और इसके अलावा जुर्माने और कारावास सहित सख्त दंड का भी प्रावधान है। मनी गेम प्लेटफॉर्म से संबंधित ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने की भी सुविधा है। बढ़ते धोखाधड़ी मामलों और भ्रामक विज्ञापनों ने आम जनता और युवाओं की सुरक्षा को खतरे में डाला है। इस विधेयक के तहत ई स्पोर्ट्स और सट्टेबाजी में स्पष्ट अंतर से निवेश, टूर्नामेंट और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नेपाल ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है रूबेला। नेपाल ने रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। WHO की घोषणा के बाद नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने देश में इस बीमारी को समाप्त कर दिया है। रूबेला यानी जर्मन खसरा अत्यधिक संक्रामक वायरस है और ये गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। यह बीमारी सुरक्षित और सस्ती टीकाकरण से पूरी तरह रोकी जा सकती है। नेपाल ने वर्ष 2012 में रूबेला टीका को अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया। इसने 9 महीने से 15 साल के बच्चों के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान भी चलाए। नेपाल ने वर्ष 2012, 2016, 2020 और 2024 में 4 राष्ट्रीय अभियानों के जरिए इस टीकाकरण कवरेज को 95% से अधिक तक पहुंचा दिया है और पूर्ण टीकाकृत जिलों की घोषणा जैसी रणनीतियों ने सफलता में मदद की। नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का छठा देश बन गया है जिसने रूबेला समाप्त किया। WHO का लक्ष्य है वर्ष 2026 तक खसरा और रूबेला का उन्मूलन करना। CRBC 2016 में बना जो रूबेला की प्रगति की निगरानी करता है। नेपाल ने WHO क्षेत्र में पहला आधुनिक लैब परीक्षण प्रणाली लागू किया। यह सफलता राष्ट्रीय प्रयास और वैश्विक सहयोग दोनों का योगदान है। यह उपलब्धि दिखाती है कि सामूहिक प्रयास से संक्रामक रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और डिटेल करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल विजिट करें।